अच्छा, नहीं इसके साथ-साथ यूथ्स अगर मतलब स्टार्ट करके मेहनत नहीं किए, अगर लॉस हो गया तो उनके लिए क्या है फिर? बस 10 लोग हैं, 10 लोग कुछ भी स्टार्ट किए, तो वो 10 लोगों में 10 लोग ही सक्सेस होना बोलके ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ये एक्सीडेंटल केसेस भी क्योंकि अब मैं देखा था आपका लोकल स्वच्छ भारत अभियान में भी आप इन्वॉल्वमेंट रहे हैं। सोशल अवेयरनेस के कैंपेन्स भी आप चलाते हैं, तो एक्सीडेंट्स को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे पेशेंट रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जान तो अल्लाह ही बचाता है लेकिन हमको ज़रिया बनाया मैं बोल सकता हूँ। काफ़ी सारे पेशेंट मिरेकलेस रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आँखों से देखे। वही हमारा एक्चुअली खुशी है, वही हमारा जो है ना हमारी इनकम वही बोल सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट। मैं मोहम्मद सुहेब आज फिर एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक और दी एंटरप्रेन्योर डाइजेस्ट के एपिसोड के साथ। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हेल्थ केयर सेक्टर के साथ है, उसके साथ साथ हेल्थ केयर सेक्टर को सोशलाइज तरीके से किस तरीके से कम्युनिटी पर बेनिफिट करना एक और एग्जाम्पल हमारे सामने वो मौजूद है। गुलबर्गा नॉर्थ का वन ऑफ द लीडिंग ट्रॉमा केयर सेंटर मन्नूर हॉस्पिटल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर फारूक मन्नूर साहब की। और मन्नूर साहब सबसे पहले आज हमारे इस सीरीज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच जी। हौरब साहब, ये पॉडकास्ट है बिल्कुल हमारे आवाम को एक रिलैक्स्ड आपके एक फारूक मन्नूर क्या पर्सनालिटी है बिहाइंड द सीन। लोग आपको देखते हैं शॉर्ट टाइम पे बाइट्स में, रील्स में या फिर छोटे छोटे मैसेजेस में, लेकिन आज के वीडियो में रियल फारूक मन्नूर की पर्सनालिटी, बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पर्सनालिटी, बीइंग अ डॉक्टर, हर वो चीज़ आवाम जानना चाहती है। तो फ्रीली आप हमारे आवाम के सामने, हमारे व्यूवर्स के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहली शुरुआत आपके बाय बर्थ कहाँ से हैं आप? कहाँ से आपकी बचपने की शुरुआत हुई? इसके बारे में बताइए। हम एक्चुअली बीजापुर से हैं। बदियाल बीजापुर है, ननियाल सोलापुर में, बट वी आर सेटल्ड इन दुबरगा ओनली, इट्स वेरी लाउड हाई। जी। द मोर देन जब वो वाली साहब जॉब उनको पहले गुलबर्गा में मिला था, बीएसएनएल में, तो जब से लेके यहाँ पे गुलबर्गा में ही ये आप सेट। आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? मैं केनी विद्यालय स्कूल एंड चंद्रकांत पटेल स्कूल दोनों उसी है ना, 1 to 6 केंद्रीय विद्यालय एंड 7 to 12 चंद्रकांत पटेल सीपीएम स्कूल से पॉलिसी कॉम्प्लेक्स। ऐसे मेडिकल एजुकेशन को से पहले मेडिकल मुझे मिला था दवाई गिरे में, फिर मैंने म्यूचुअल लेके गुलबर्गा में केबिन से ही एमबीबीएस एंड एमएस कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में केरला में जो है ना मैं ट्रॉमा सेंटर में वर्क किया हूँ। फिर उसके बाद 2 साल में शाहपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए सर्जन 2 इयर्स में वर्क किया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा वापस आपके कॉलेज लाइफ से जाकर अगर हम बात करेंगे तो हमारे यंगस्टर्स भी बहुत सारे देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं तो 10th में 50% लेके आया था, पीयूसी में तो धकलम की पास हुआ, ऐसे कहते क्या चलते हुए ग्रेजुएशन में आया। तो आपका क्या आपका एवरेज स्टूडेंट थे या फिर अच्छे पढ़ने वाले थे, फर्स्ट बेंचर, लास्ट बेंचर, क्या था? अब रेल बोल सकता हूँ, अब अराउंड 75 to 80% के रेंज में था मैं, मतलब नॉट 1995 भी नहीं एंड ये भी नहीं, बट आई वाज लाइक मैं मिडिल क्लास में बोल सकता हूँ। मिडिल बेंचेस जो रहते हैं ना, जी। जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ में रहते थे, जो नहीं पढ़ने वाले वो भी मेरे फ्रेंड्स थे। अच्छा, लोगों को सब लोगों को लेके चलता था मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। नहीं, अच्छा, आपका जो कॉलेज लाइफ थी वो कैसी थी? मतलब जरा हंसी मजाक वाले या शरारती वाला? बहुत शरारती था, बहुत मज़ा करता था, टीचर्स को सताता था। तो मुझे अभी सभी मेरे फ्रेंड भी वही याद रखते हैं कि हँसाता था, मतलब क्लास में थोड़ा मतलब कुछ भी बात को हँसाना करना। जॉली टाइप। जॉली टाइप था मैं तो। अच्छा, ये जॉली टाइप से सीरियस फारूक मन्नूर कब तब्दील हुआ? जब हॉस्पिटल स्टार्ट किया, हॉस्पिटल स्टार्ट। एक ज़िम्मेदारी, नई ज़िम्मेदारी स्टार्ट हुई ना, तो एक्चुअली कैसा रहता है, देखिए एक डॉक्टर रह के किसी हॉस्पिटल में वर्क करना इज़ डिफरेंट। यू बीइंग ए डॉक्टर एंड यू हैव योर ओन इंस्टीट्यूट, योर ओन हॉस्पिटल इज़ टोटली डिफरेंट। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सिर्फ पेशेंट का नहीं रहता है, स्टाफ का रहता है, सो मेनी मैनेजमेंट रहता है कि ऑक्सीजन भी खत्म हुआ तो अल्टीमेटली मुझे ही क्वेश्चन आएगा, कोई स्टाफ को कुछ हुआ तो मुझे ही क्वेश्चन आएगा, कोई भी एनी सर्विसेज चाहे करंट जाओ, एवरीथिंग एवरीथिंग कम्स अंडर मी। तो वही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो जाता है। पर वहीं से शायद मैं थोड़ा सीरियस काइंड ऑफ अभी भी हूँ मैं जॉली, ऐसा नहीं, बट नॉट दैट काइंड ऑफ को देख जो पहले था वैसे तो नहीं कर सकते यार। अरे वही एक रीजन है जिसकी वजह से आप यहाँ अपने इस चेयर पे बैठे हुए हैं कि हम डॉक्टर्स के अलावा
ऐसे डॉक्टर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं हेल्थ केयर में जिन्होंने एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया हुआ है, क्योंकि आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड के अलावा आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपको अप्रिसिएशन करते हुए यहाँ पर आज इन्वाइट किए हैं। थोड़ा सा पीछे जाते हुए डॉक्टर साहब, जब आपका एमएस खत्म हुआ उसके बाद आप पहला जॉब सर्च किए, प्राइवेट जॉब किया या फिर क्या मुश्किलात थी जॉब के लिए? मेस कंप्लीट करने में मुझे भी हो ही था कि क्या करना है अभी, जो मुझे और थोड़ा एक्सपोज़र चाहिए था। तो मैं केरला, जहाँ पे ऑलरेडी एमबीबीएस के बाद मैं 1 ईयर वहाँ पे मैं केरला में वर्क किया था। मेरा सबसे पहला प्राइवेट क्लिनिक मेरा केरला में था। अच्छा, प्राइवेट क्लिनिक। जमजम क्लिनिक बोल के, अच्छा, कन्नौर डिस्ट्रिक्ट में वैदनगढ़ में बोल के एक विलेज है, वहाँ पे था मेरा पा अच्छा, पहली फीस आप कितनी लिए थे अपने इस क्लिनिक? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़। हाँ, तो क्लिनिक कब तक चलाया? मैं 6 मंथ तो 8 मंथ तक टेली वहाँ पे चलाया। फिर बाद में एमएस करना बोल के सोच के फिर जो है ना, मैं दिल्ली गया, बैंगलोर गया, फिर पीजी के लिए प्रिपरेशन किया। फिर उसके बाद में मुझे एमएस का सीट मिला। फिर एमएस सीट मिलने के बाद वो फिर से अगेन जहाँ पे मैं वर्क किया था, हाँ। वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोज़र था। जी। तो फिर से वहीं जाके मैं फिर से ऑलमोस्ट थोड़ा 3 टू 6 मंथ वहाँ पे मैं लैप्रोस्कोपी का नर्सिंग किया। हाँ। अच्छा, केरला में लैंग्वेज बैरियर्स कितना आया? नहीं, विदिन 7 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली मलयालम नाउ। क्या बात है! मतलब ये कलाकारी आपके सामने है कि और कन्नड़ा बात से कर सकता हूँ अच्छी तरीके से, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, टी मलयालम अल्हम्दुलिल्लाह, तीनों मलयालम, कितने लैंग्वेजेस ओवरऑल? ऑलमोस्ट 8 टू 10 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ। ये बस ये नया पॉइंट है। फारूक अब्दुल साहब 8 टू 10 लैंग्वेजेस बात कर सकते हैं। कोई मलयाली अगर पेशेंट आना चाह रहा है तो विजिट कर सकते हैं दफ्तर। तमिल भी आना चाह रहे हैं तो मराठी भी विजिट कर सकते हैं। तमिल डिफिकल्ट है थोड़ा, बट इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। हाँ। अच्छा, ये जब क्लिनिक वाइंड अप करने कर जब आप स्टार्ट किए नेक्स्ट जर्नी पे, जब आप ट्रॉमा केयर सेंटर में एज एन जॉब स्टार्ट की, तो वहाँ पे सैलरी कितनी थी? 45,000। 45,000, मतलब अच्छा बेंचमार्क आप फ्रेम अप किए थे। नहीं, क्या डिफरेंस है केरला के हेल्थ सेक्टर में कर्नाटका के हेल्थ सेक्टर में, आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? हाँ, थोड़ा जो है, जो ये छुपाने की बात नहीं है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि केरला की जो नर्सिंग स्टाफ है, दे आर ओनली टॉस, इट कम्स फ्रॉम देयर हार्ट। तो वही एनवायरनमेंट मैं यहाँ पे भी क्रिएट कर रहा हूँ। थोड़ा मतलब है कि लोगों को थोड़ा जो है ना, वो ऑडिटोस क्या रहता है हेल्थ सेक्टर में, वो दैट वी हैव टू पिक अप। एंड जो बेसिकली फर्स्ट चीज़ है, एनी मेडिकल प्रोफेशनल, नॉट ओनली डॉक्टर्स, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे वो वार्ड बॉय हो, है चाहे वो फार्मासिस्ट हो, एवरी मेडिकल स्टाफ दे शुड बी ऑन देयर टोस। क्योंकि एक इमरजेंसी जो पेशेंट आता है, वो 1 घंटे में इसको गोल्डन आवर मिलता है, ये स्पेशली ट्रॉमा केसेस, वो गोल्डन आवर का अप्रोच करके वी हैव टू गिव आवर मैक्सिमम। तो वो मुझे वहाँ पे अच्छा दिखा। तो वही सेटअप मेरे पास है यहाँ पे भी, जो है ना, हमारे यहीं कर्नाटका के लोग हैं, हमारे लोग हैं, जो सब लोग आज एक लीड करके जो है ना, एक वैसा ही जैसा केरला में जैसा हॉस्पिटल में माहौल रहता है, जैसे भागना, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, but they have dedicated their whole passionate life over. Yes, they are passionate. So they are kind of team I have now. I feel alhamdulillah. अच्छी बात है, क्योंकि मलयाली लोगों से मेरा भी बहुत ज़्यादा दुबई में क्या और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन इन टर्म्स ऑफ यूएई को रिप्रेजेंटेशन करने में, बिजनेस कम्युनिटी में दे आर वेरी फास्ट। और उनका रिस्पांस टाइम वो पूरे यूएई में अगर देखा जाए तो मलयाली कम्युनिटी इज ऑन टॉप नॉच फॉर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और रिस्पांस के मामले। वी अप्रिशिएट दैट वर्स वो। ये कर्नाटका पीछे नहीं है बोलना चाहता हूँ। कैनेडिका इज ऑल्सो वेस्ट ऑन दी सेम डिस्ट्रिक्ट है। बिल्कुल। उसके बाद जब आप स्टार्ट किए तो फिर वहाँ से केरला से कर्नाटका में जब ऐसे गवर्नमेंट अपॉइंट होने का क्या प्रोसेस आपने इम्प्लीमेंट किया था? कैसा? नहीं, एक्चुअली मैं आने ही नहीं वाला था, बट उस टाइम पे फ्लड्स आया केरला में। फ्लड्स के टाइम पे घर में थोड़ा मेरे को प्रेशराइज किया कि यू कम बैक। तो मैं वो भी आते टाइम पे फ्लड्स, तो पूरे रोड्स बंद थे। दो एक वहाँ से केरला से बैंगलोर आके, फिर बैंगलोर से मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बाई कम। तो इमीडिएटली जिस दिन आया, मेरे को अभी जाने के लिए टाइम हो तो एक गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे। उस टाइम पे गवर्नमेंट को तो जॉब मतलब कोई अपॉइंटमेंट नहीं थे जी। तो आज जाके अपॉइंट किए, लेटर दिया डीएचओ को यादगिरी में, तो अगले दिन ही उनको अपॉइंट कर दिए। सो इमीडिएटली आई स्टार्टेड देयर इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल शाहपुर। तो वहाँ पे शाहपुर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा था कि वहाँ पे ओटी भी अच्छा नहीं था, लैप्रोस्कोपी तो बहुत दूर की बात। तो फिर मुझे लगा कि अरे यहाँ पे फिर मेरे स्किल्स चले जाएंगे। हाँ, तो क्योंकि गवर्नमेंट साइड में उतना प्रॉपरली नहीं मिलता है, मतलब टीम में आईसीयू नहीं रहता है। आई कैन ऑपरेट गुड केसेस, बट ऑपरेट करके मैं रखूँगा पेशेंट को, आईसीयू नहीं है, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट रहता है। एंड कुछ पेशेंट को हुआ तो नाम खराब हो जाता है। फिर डॉक्टर का नाम खराब होने के लिए 10 पेशेंट नहीं चाहिए, 1 पेशेंट चाहिए बस। वो एक ही पेशेंट को है ना, डॉक्टर का नाम खराब, फिर भी मैं उतना रिस्क लेके
शाहपुर में 5 इयर्स के बच्चे को भी मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, 85 इयर्स को भी मैं वहाँ पे ऑपरेट किया। ओटी को पूरा मैं सामने ठहर के पानी से धुला के, जाली वगैरह साफ करा के वहाँ पे ओटी मैं स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह जब था नियरली आई थिंक मोर देन 1000 केसेस आई ऑपरेटेड इन 2 इयर्स इन शाहपुर गवर्नमेंट हाउ फिर केसेस? या मोर देन 1000 आई थिंक। बिल्कुल नहीं ये यस। बिल्कुल ये एक क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री है बहुत सारे लोग उसको पूछते भी है कि ये एरिया हमारे भगवान होते हैं यहाँ पे बचाने की कम्युनिटीज़ को बहुत अल्ट्रा रिस्पेक्ट मिलता है। उसके साथ-साथ एक पैशन भी होना चाहिए जिस तरीके का पैशन आपके अंदर है कि हेल्थ केयर सेक्टर सिर्फ फीस के तक नहीं होती है कि एक ह्यूमैनिटी और एक पर्सनल फील अटैचमेंट होता है इस इंडस्ट्री से। तो वहाँ से जो आप शाहपुर एक तालुका है वहाँ से फिर कब माइंड में आया कि नहीं अभी खुद का स्टार्ट करना है? किया था, स्टिल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जॉइन कर दी, 3 मंथ से 4 मंथ्स हो गया था। तो अ, जब जॉब आवर्स 4 o'clock को खत्म हो जाता था, तो उसके बाद भी मुझे फ़ोन आते थे, सर आपको दिखाना है। तो फिर मैं सोचा अरे क्लिनिक डालेंगे शाम में 4 to 6 अब 6 या 7 o'clock तक बैठेंगे। तो मैं वहाँ पे मनोर क्लिनिक बोल के फर्स्ट मेरा मनोर का नाम स्टार्ट हुआ है हमारा शाहपुर में, सारी प्राइवेट क्लिनिक वाला है। हाँ, तो मनोर क्लिनिक वहाँ से स्टार्ट किए। तो विदिन 2 इयर्स आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स। मतलब ज़्यादा 40-50 ओपीडीज़ रहते थे मेरे डेली जो। एंड जो भी पेशेंट सर्जरी करते थे गुलबर्गा में कोई भी हॉस्पिटल लेके आके वर्क ऑपरेट करता था। तो फिर यही हुआ कि ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल में थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी हो रहा था कि सबका अलग-अलग ये रहता है। तो मैं सोचा फिर मैं ही अपना खुद का हॉस्पिटल डालूँ, सो दैट मेरे पेशेंट को मैं अच्छा सर्विस देना बोल के मैं ये सोचा था। बट जब हॉस्पिटल डाल रहा था तो फिर बहुत लोगों से मेरे को ओपिनियन आया कि नहीं डॉक्टर साहब आपको आईसीयू डालना चाहिए। मैं ऐसे मनोर हॉस्पिटल इट इज़ ओनली सर्जिकल मनोर सर्जिकल हॉस्पिटल जैसा मैं एक डाल रहा हूँ। अपने लिए सिर्फ एज़ ओनली फॉर जनरल सर्जन, नॉट फॉर द होल मल्टी स्पेशलिटी बोल के नहीं सोचा था। तो जैसे डाल रहा था तो ऑलरेडी काम भी चल रहा था, फिर लोग बोले नहीं, नहीं आप आईसीयू भी डालो, आपका आईसीयू बैकअप चाहिए। तो फिर आईसीयू डाल दिया, फिर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया। फिर जैसे हॉस्पिटल अ, तो वो प्लान आया तो फिर स्टाफ स्टार्ट किए रिक्रूटमेंट करना। 80-90 स्टाफ रिक्रूट हो गए। अच्छा, और हाँ, 15 से 20 लाख का सैलरी हो गया तो इतना स्ट्रेस हो गया कि हॉस्पिटल स्टार्ट नहीं हो गया, इतना स्ट्रेस हो गया। अब यकीन मानेंगे नहीं, मैं 7 to 8 डेज़ हॉस्पिटल के ओपनिंग से पहले डेली पेंडॉप इंजेक्शन आईवी लेता था मैं। फिर इतना स्ट्रेस रहता था मुझे लो। ये मुझे याद है फर्स्ट डे पेशेंट आया, वो भी क्रिटिकल पेशेंट आया। फर्स्ट टाइम थे। हाँ, फर्स्ट क्रिटिकल पेशेंट ही आया, फिर वो आने के बाद में पूरा हॉस्पिटल भर गया। फर्स्ट पेशेंट से ही पूरे अटेंडर सीधे 200-300 असॉल्ट केस आ गया। तो ये वो एक ही पेशेंट पूरा मेरा स्ट्रेस लेके गया। चलो आई गॉट कॉन्फिडेंस अरे मतलब हाँ होते हैं कुछ भी नया स्टार्ट करते हैं तो इंसान फेल रहे हो। तो ये जो नया स्टार्ट की बात है जो फर्स्ट किक स्टार्ट की होती है बिल्कुल रिफर्बिश्ड अब यहाँ से शुरुआत की बात होती है। तो वो जर्नी को हम एक्चुअली लोगों के सामने लाना चाहते हैं क्योंकि आजकल यूथ्स में हो कोई बिजनेस हो या फिर कोई भी फील्ड हो लोग ये समझते हैं कि स्टार्ट होती 3 मंथ्स में सक्सेस और हमारा पैसा बाहर मतलब विजन की वही होती है। ये लोग सोचते हैं देखिए वही भी मैं मुझे भी काफ़ी लोग बोलते हैं मार्केटिंग करने से आपका नाम हुआ। ते मार्केटिंग करने में मैं पेशेंट को तो हॉस्पिटल तक भी आ सकते हैं लेकिन हॉस्पिटल आने के बाद में इंसान पहचान लेता है। हमारे स्टाफ का बॉडी लैंग्वेज, मेरा बॉडी लैंग्वेज, हमारे डॉक्टर्स का बॉडी लैंग्वेज ये देख के पता चलता है कि ये हॉस्पिटल में मेरे पेशेंट को ट्रीटमेंट अच्छा होगा या नहीं होगा। जस्ट बॉडी लैंग्वेज से। जैसे कि अभी एक पेशेंट आ रहा है, डॉक्टर बैठा है आया पेशेंट आए तक, ये समझ जाता है दिस इज़ वेरी बैड लैंग्वेज। जैसे ही पेशेंट आ रहा है, डॉक्टर उठ के भाग रहा है, नर्सिंग स्टाफ उठ के आ रहा है, हमारे आईएमओ वॉचमैन जब पेशेंट आ रहा है तो सीटी मार के वो स्ट्रेचर को बाहर बुलाते हैं। दिस ऑल आर बीन ट्रेन्ड। तो यही बॉडी लैंग्वेज है, यही इमरजेंसी सर्विस है। आप इस तरीके का इमरजेंसी सर्विस का आपका हॉस्पिटल भी अच्छा चलेगा, ना कि मार्केटिंग से नहीं। ये वही नाटक करता हूँ। इट इज़ नॉट ईज़ी जॉब कि ऐसा नहीं कि अरे ये फारूक मंदूर ये किया बोल के हो गया हॉस्पिटल, फारूक मंदूर वो किया बोल के हो गया, ये गलत हो। नहीं रूमर्स तो देखिए हर जगह चलते रहेंगे रूमर्स की तो ये रहता ही है। वापस से एक स्टेप पीछे लेते हुए एक और सवाल आपके सामने करना चाहूँगा। मुझे अच्छा याद है जब मैं ट्रैवल कर रहा था आउट ऑफ इंडिया तो आपसे मुलाकात हुई थी मेरी। मन्नूर हॉस्पिटल की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी और आप अपनी इनोवा कार में आके मेरे से मुलाकात हुई थी कि एज ए कैजुअल डिस्कशन हुआ था। उस टाइम पे जिस टाइम मेरे से आपकी मुलाकात हुई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से लेकर फर्स्ट डे जब तक पेशेंट आया था कितना आपका एक्सपेंसेस हुआ? अप्रॉक्सिमेट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर सारे कंस्ट्रक्शन में, इक्विपमेंट्स में, सारी चीज़ों में अप्रॉक्सिमेट नियरली 1.5 to 2 सीआर तो सही। अब इतना 1.25 करोड़ आप स्टार्टअप किए, उसके बाद क्या कॉन्फिडेंस था, क्या चीज़ थी आपको होल्ड करके रखी कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये प्रोजेक्ट मेरा सक्सेस होगा? क्या कॉन्फिडेंस दिला?
ये तवक्कल रखने के लिए, यूज़ के लिए क्या हमें समझना चाहिए? जी, देखिए आप कितना भी पैसा डालो, काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी बड़े-बड़े लोगों के बेटे भी डॉक्टर्स हैं, वो भी हॉस्पिटल डाले हैं, नहीं चल रहा है। ना मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर, मैं अकेला फर्स्ट। जी, तो एज़ ए फर्स्ट डॉक्टर एंड फैमिली में ना ही मेरे कोई एमएलए भी मेरे को कॉन्टैक्ट में नहीं थे। मेरे ओपनिंगो में एक एमएलए को फ़ोन करने के लिए मेरे मोबाइल में फ़ोन नंबर नहीं था। एक कॉर्पोरेटर भी मुझे अच्छी तरीके से पहचाना नहीं था। तो मेरा भरोसा सिर्फ़ अल्लाह के ऊपर था। आज भी मुझसे भी वर्क कर ले हमारा अक़ीदा जो है ना अल्लाह पे रहना चाहिए। हम चाहे कुछ भी काम करो, अगर हमको नफ़ा होने वाला है तो वो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है, अगर हमको नुकसान होने वाला है वो भी सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है। ये अक़ीदा हमारे दिल में रहा ना तो बाकी किसी के बाप से डरने की ज़रूरत नहीं है एंड किसी के ऊपर जो है ना हमको ट्रस्ट या फिर किसी के भरोसे मैं इनके भरोसे हॉस्पिटल डालूँ, मैं इनके भरोसे कुछ बिज़नेस स्टार्ट करूँ, तो ये गलत होगा मेरा कहना। बस ये द थिंग इज़ दैट वो लोग वो आज जो वो एक ही कमी है अकीदे की। वो किस अगर अगर आप कुछ भी स्टार्ट करके आपका लॉस हो रहा है तो अल्लाह उसमें खुशी थे। वो दैट वाज़ नॉट गुड फॉर यू। शायद आप जाके आगे हराम कमाने वाले थे, वो इसलिए आपका वो सक्सेस नहीं हुआ। आप पीछे हट गए, ठीक है। से तो वो एक ही चीज़ है। अच्छा, नहीं इसके साथ-साथ यूथ्स अगर स्टार्ट करके मेहनत नहीं किए, अगर लॉस हो गया तो उनके लिए क्या है फिर? मेहनत की भी होती है, एक पैशन की कमी भी होती है बिज़नेसेस। देखिए मैं फर्स्ट तो मेरा होल सोल दिस मेन लाइन इज़ दैट यू हैव टू कीप ट्रस्ट ऑन अल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट लाइन जो फेल हो रहे हैं, तो आप उतना ही इन्वेस्ट कीजिए, आप उतना ही जो है ना रिस्क लीजिए, जो रिस्क आप बर्दाश्त कर सकते हैं लॉस होने के बाद। ना कि आप आपके वालिद साहब का प्रॉपर्टी बेच दिए, आपके भाई-बहन के पास से ले लिए, उनके पास से ले लिए, है ना? आपके पास कुछ बैकअप प्लान भी तो रहना चाहिए ना। बिल्कुल, ये लाइ लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एबीसी प्लान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना पूरा अंदाज़ हाँ, थोड़े लोग हैं जो रिस्क लेते हैं, जैसे मैं भी शायद लिया होगा, मैं भी लिया होऊँगा रिस्क। यहाँ पे पहले रिस्क था। जी, एवरीवन जी 10 लोग हैं, 10 लोग कुछ भी स्टार्ट किए, तो वो 10 लोगों में 10 लोग ही सक्सेस होना बोल के ये ज़रूरी नहीं है। जी। अच्छा, ये फर्स्ट मंथ का जब मन्नू हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ, मन्नू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 1 महीना मुकम्मल हो गया और 1 महीने के बाद जब आपको सैलरीज़ पे करने का टाइम आया था, कितना अप्रॉक्सिमेट आपका एक्सपेंडिचर आया था? कुछ याद है नंबर्स? क्योंकि आपने 80 स्टाफ तो ऑलरेडी हायर किए थे फर्स्ट मंथ में। वही स्टार्टिंग में तो बहुत से फर्स्ट मंथ पे थोड़ा ईएमआईज़ रहते हैं, वो रहते हैं क्योंकि कोई भी जो स्टार्ट करते हैं तो अपने खुद के पैसे से तो नहीं करते, वी बिलॉन्ग टू मिडिल क्लास फैमिली ओनली तो बट आई कुड मैनेज मैं बोल सकता हूँ। अरे, मैं ये सवाल स्टार्ट करने का रीज़न पूछने का रीज़न ये है कि कुछ लोग स्टार्ट करते फर्स्ट मंथ प्रॉफिट्स में से हम लोग रिलाई करना आज सर मैंने अपना हॉस्पिटल से मैं ये फ्राइक में ये प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, मैं जानबूझ के मैं उसके अंदर नहीं जाता। एज़ ए सर्विस मैं उसको देखता हूँ एंड अगर आपको मालूम है तो फर्स्ट ईयर हमारे पास आईसीयू का बच्चा 6000 था। जी। फर्स्ट एनिवर्सरी को 5500 हो गया, सेकंड एनिवर्सरी को 5000 हो गया, थर्ड एनिवर्सरी को 4500 हो गया, फोर्थ एनिवर्सरी को मैं नहीं कर सका इसीलिए मैं कुछ सोसाइटी को कुछ तो और एक गिफ्ट करना बोल के फास्टिंग ब्लड शुगर एंड पोस्ट ब्रेंडल ब्लड शुगर मैं लाइफ टाइम के लिए फ्री कर दिया। एवरी एनिवर्सरी को कुछ तो कुछ मेरी तरफ से सोसाइटी को फ्री ऑफ सर्विस देना जो गरीबों को हेल्प हो, मिडिल क्लास को हेल्प हो बोल के मैं ये सोचता हूँ। से कर भी रहा हो, किसके लिए फ्री है? ये लाइफ टाइम फ्री एनी टाइम एनी पर्सन सबके लिए लाइफ आपका कोई अंबानी पे आके टेस्ट कराओ फ्री है और ओपीडी नहीं आईपीडी भी आईपी मतलब जो एडमिट हो गया उसको भी फ्री है। आप वो रिपोर्ट देख सकते हैं उसके नीचे लिखा है कि इंडिया इज नंबर 1 इन डायबिटीज। बिल्कुल। एक और विजन डायबिटीज़ के साथ-साथ जब अगर फर्स्ट एनिवर्सरी की जब आप बात करते हैं, तो फर्स्ट एनिवर्सरी में जब फारूक मन्नूर साहब का 2003 में 2001 में फारूक मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट एनिवर्सरी में आपका क्या कम्युनिटी गिफ्ट था? मतलब क्या प्रोजेक्ट आप लेके आए थे? मन्नूर हेल्थ कार्ड कुछ ऐसा आपका सही स्टार्ट हुआ था? वही फर्स्ट ईयर हॉस्पिटल रहने के बाद में सब लोग अच्छा एक्सेप्ट किए मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह दुआ क्योंकि वो लोग देखे सर्विस तो मुझे भी लगा कि इतना जल्दी मुझे सोसाइटी नाम लिया तो मैं भी कुछ सोसाइटी को करना चाहिए और स्टार्टिंग में थोड़ा लोग को रहते कि नहीं थोड़ा महंगा है हॉस्पिटल वो है। तो देखिए महंगा एक चीज़ है दैट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ द क्वालिटी। आप क्वालिटी कितना अच्छा देंगे उतना अच्छा जो है उतना जो है ना आपको कॉस्ट फैक्टर होगा। अगर हम क्वालिटी को कम करो मतलब कि एक पेशेंट को आप 1 नर्सिंग स्टाफ दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको चार्जेस ज़्यादा होगा। अगर हम 3 पेशेंट को 1 नर्सिंग स्टाफ देंगे तो आपको ये भी कम होगा। तो अटेंड भी तो कैसा करेंगे, है ना? वो भी है। बट अकॉर्डिंग टू मी
जो मेरे पास चार्जेस वगैरह है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रीजनेबल है एंड बहुत कम है एज कम्पेयर टू दी अदर्स। एंड मैं उतना प्रॉफिट का मार्जिन का मैं नहीं सोच रहा हूँ, मैं कम से कम में करने की सोच रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ये रेट्स इंशाल्लाह कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, कम होने की मैं सोचूंगा। तो इसीलिए मैं फिर सोसाइटी को और क्या तरीके से मैं, क्योंकि लोग सोचते हैं अरे कम हुआ कि नहीं, कि उनको उतना ये नहीं रहता, तो मैं एक कुछ तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाना, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी लोग प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा सकते, तो बहुत रीजनेबल में मैं उनको कुछ तो हेल्प करने के लिए जस्ट 599 रुपीज में जो है ना एक हेल्थ कार्ड बनाया, मन्नूर हेल्थ कार्ड बोलते हैं, जिसमें 20% आपको जो है ना हॉस्पिटल में डिस्काउंट रहेगा, 20% जो है ना मेडिकल में डिस्काउंट रहेगा, 10% जो है ना आपको ये एंड नहीं 20% लैब में डिस्काउंट, 20% हॉस्पिटल में डिस्काउंट, 10% मेडिकल में डिस्काउंट एंड पूरा गुलबर्गा में एम्बुलेंस फ्री ऑफ सर्विस हम लोग के। जो जिस वजह से मनो हेल्थ दैट विल बी फॉर 1 ईयर जस्ट फॉर द 500 रुपीज। ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ही। हाँ, इसके अलावा आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिला था, जहाँ पे मुझे याद है। वो कौन सा अवार्ड था, कौन सा अचीवमेंट पे? देखिए कैसा था बोले तो लास्ट ईयर तो 2023-24 में मुझे एक ये टीबी यूनिट जो गवर्नमेंट का रहता है वो लोग आके अप्रोच हो गए थे, तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो है ना निक्षय मित्र बोलते जो ना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, निक्षय मित्र बोलते निक्षय मित्र मान ली कि क्षय बोले तो शहर होगा, मान ली ट्यूबरक्लोसिस गुलबर्गा में, टोटल पूरे डिस्ट्रिक्ट में गुलबर्गा में अराउंड 1500 टीबी पेशेंट थे उस टाइम पे। तो टीबी पेशेंट को तो फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ टीबी पेशेंट्स को जो है ना प्रोटीन सप्लीमेंट भी देना जरूरी रहता है, क्योंकि बॉडी को जो है ना ये ड्रग्स जो एंटीबायोटिक जो रहते हैं ये थोड़ा बहुत स्ट्रांग रहता है, तो उनके साथ न्यूट्रिशन सपोर्ट देने से पेशेंट जो है ना अच्छे से रिकवर होता है बोल के ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो 6 मंथ पेशेंट का ट्रीटमेंट रहता है, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट, सो दैट फॉर 6 मंथ वी हैव टू गिव प्रोटीन सप्लीमेंट ऑल्सो। अभी जो टीबी यूजुअली जो है ना पुअर सोसाइटी में होता है, गरीब लोगों को ही ज्यादा जो है ना ये ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो वो लोगों को डेली गोश्त खाने के लिए मटन चिकन या फिर एक प्रोटीन डाइट वगैरह अच्छा खाने के लिए उतना उनके पास नहीं रहता, तो कम्युनिटी शुड इन्वॉल्व इन दिस बोल के ये चीज बनाया गया है। तो मैं जो है ना 500 टीबी पेशेंट को अडॉप्ट किया था, आई वुड 500 टीबी पेशेंट, एवरी टीबी पेशेंट आई यूज्ड टू गिव 2 प्रोटीन बॉक्स पर मंथ फॉर 6 मंथ आई हैव गिवन पर मंथ। हाँ, मतलब कि एक महीने में 100 प्रोटीन बॉक्स में दिया 6 मंथ तक, सो टोटल 6000 प्रोटीन किट्स दिया मैं लास्ट ईयर। तो इस तरह से वो किया है जो है ना 3 मंथ्स के बाद में मुझे एक सरप्राइज मिला कि गवर्नर से मुझे अवार्ड मिलने वाला है, मुझे राजभवन से फोन आया। अच्छा, हाँ, इट वाज टोटली सरप्राइज, वो अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट बोल सकते हैं जो मैंने किया, क्योंकि एक राजभवन जाके गवर्नर सर से हाथ मिलाना, उनके हाथ से जो है ना ये लेना, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने भी रिकॉग्नाइज करके पूरे कर्नाटक में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली वन डॉक्टर, I'm the only one person who adopted 500 TB patients. अच्छा, उसके बाद सेकंड जब आप स्टार्ट किया, भी रिसेंटली एक न्यूज़ आर्टिकल भी आया था कि 250 टीबी पेशेंट्स का था, वो इस साल का है। Again is this year again I have adopted 250 TB patients. Again we have started the same thing. सेम। अच्छा, इसके अलावा भी एक और स्कीम आपने बोली थी जो लड़कियों के बारे में, वो किस स्कीम के बारे में क्या है? पोस्ट ऑफिस में एक सुकन्या समृद्धि योजना बोल के लड़कियों के लिए एक स्कीम है टू हेल्प द गर्ल फॉर देयर एजुकेशन एंड फॉर देयर मैरिज एंड आगे के लिए। तो मैं 300 लड़कियों को अडॉप्ट करके उनको सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट ओपन करके एवरी ईयर में उनको मिनिमल अमाउंट 250 रुपीज रहता है वो डिपॉजिट करता हूँ, एंड दिस विल बी फॉर द, सब लोग अकाउंट ओपन करके देते हैं, लेकिन मैं अकाउंट ओपन करके एवरी ईयर इंशाल्लाह मैं उनको अकाउंट में पैसे डालूंगा। वो कितने साल तक है? ये 18 ईयर्स तक मैच्योरिटी, पॉलिसी मैच्योरिटी टिल 18 ईयर्स। लड़की जो है 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल के अंदर रहे को ही अकाउंट ओपन होता है, यहाँ से लेके 18 ईयर्स तक इंशाल्लाह करेगी। और जो भी उस टाइम पर लड़की को वो पैसा जो भी अराउंड 2 लाख हो 3 लाख हो 5 लाख हो कुछ भी जो भी अमाउंट आएगा वो लड़की को एजुकेशन में तो हेल्प होगा या फिर उनके मैरिज में तो हेल्प होगा, वो तो ये सोच के मैं उन लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। सो आई एम टुवर्ड्स द गर्ल्स एजुकेशन एंड देयर डेवलपमेंट, एजुकेशन जॉब्स हो वो थोड़ा बहुत हेल्प करना होती है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, जहाँ पे देखा जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, आप फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा भी और भी सोशल एक्टिविटीज़ हम देखने को मिलती है, जिस तरीके से भी रिसेंटली आप समर्स को लेते हुए भी एक्टिविटी स्टार्ट किए थे, फ्री वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्लम एरियाज़ में। वो विजन कहाँ से आया, मतलब उससे क्या मैसेज देना चाहिए? रिसेंटली वो लास्ट ईयर से 2022-23 में मैं पानी का
डिहाइड्रेशन बहुत होता है लोगों को, तो पानी नहीं मिलता है, वही लोग भी उतना पानी खरीद के नहीं, तो हर एक बस स्टैंड में तालुका में, एक ही तालुका नहीं पूरे हर अफजलपुर में, देवगी में, हर जगह चिंचोली, सीतापुर, हर जगह हम लोग जो है ना पीने का पानी रखे थे। लेकिन इस बार गुलबर्गा सिटी में काफ़ी पानी का कमी वो दिखा मुझे, और एक रिसेंटली एक वीडियो भी देखा था वो सोशल मीडिया में, महाराष्ट्र में तो एक औरत नीचे उतर के वो कुएं में नीचे उतर कर पानी का, तो यहाँ पे भी होगा शायद, लेकिन कवर नहीं कर रहा होगा मीडिया, इसको हम चलाएंगे बोल के अल्हम्दुलिल्लाह फ्री टाइगर ऑफ वाटर दे रहा है स्लम्स में उन गरीबों को भी है, तो इसका यूटिलाइज करने दो लोग, इंशाल्लाह एवरी ईयर ये करना बोल के मैं प्लान थी। प्लान के बाद। तो वैसे डॉक्टर साहब मुझे इस ओवरऑल जर्नी में, क्योंकि डॉक्टर्स की लाइफ एक इमोशनल रोलर कोस्टर होती है, कुछ पेशेंट्स आते हैं जो इमोशनली बहुत कनेक्टेड होते हैं, ऐसा कोई पेशेंट, ऐसा कोई केस जो आप सक्सेसफुल हुआ है और उसको आप भूल नहीं सकते आपकी लाइफ में? जी हाँ, धन्यवाद। एक पेशेंट था जो उसको पोस्ट टीबी डेस्परेट लंग बोलते हैं, इसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, लंग्स डिस्टर्ब हो गया था, वो खेत में काम करता था, तो उसको 12 लाख पे वो लेते हैं हैदराबाद में, तो बड़े हॉस्पिटल को, तो लंग्स निकालना था पूरा, और अभी तक ये गुलबर्गा में सर्जरी भी नहीं हुआ था, तो हमारे पर भी अराउंड 5 to 6 लाख रुपीज़ उसका बिल हो रहा था, तो जस्ट आई डिड इट इन 1,75,000। 45 डेज पेशेंट हॉस्पिटल में था, सक्सेस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसका प्रेस मीट भी करके हम बताया कि ये पूरे नॉर्थ कर्नाटका में, कल्याण कर्नाटका में ये फर्स्ट केस है टोटल लंग रिमूवल, टोटल न्यूमेरेक्टमी बोलता हूँ उसको। पूरा कंप्लीट। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निकाल के पेशेंट अभी अच्छे से काम भी कर रहा है खेत में, एक लंग के साथ, एक से इसके हुए। एक लंग। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब ये एक्सीडेंटल केसेस भी क्योंकि अब मैं देखा था आपका लोकल स्वच्छ भारत अभियान में भी आप इन्वॉल्वमेंट रहे हैं, सोशल अवेयरनेस के कैंपेन्स भी आप चलाते हैं, तो एक्सीडेंट्स को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक्सीडेंटल केसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसा कोई एक्सीडेंट केस जिसको रिकवरी होकर आप कंप्लीट आपका हॉस्पिटल से निकला हो? एक पेशेंट था जिसका पूरा ब्रेन यहाँ से बाहर गिर गया था, ब्रेन यहाँ से बाहर आ रहा था पूरा, हाँ, तो वो पूरा अटेंडर भी देखे थे, तो पूरे जो है ना बोल भी इस तरह से रहता है जैसे ग्लास नीचे गिरने में जैसा चूल्हे वाले पीसेस हो जाते हैं ना, सेम वैसे ही बोल भी वैसे रहता है, तो दैट बोल वी हैव टू रिमूव एंड थ्रो इट अवे। तो वो निकालने के बाद फिर से अंदर एक मेश डालते हैं हम लोग, तो वो मेश डालने की सर्जरी यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती थी, वो भी हम लोगों ने करके वो पेशेंट को अच्छा सक्सेसफुल करके भेजा है। वो एक गैरेज वाला है, तो आज वो अच्छे से काम कर रहा है, एंड ही वाज द ओनली वन ब्रेड विनर फॉर द फैमिली। तो इन पेशेंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे पेशेंट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने, जान तो अल्लाह ही बचाता है, लेकिन हमको ज़रिया बनाया मैं बोल सकता हूँ। काफ़ी सारे पेशेंट मिरेकलेस रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आँखों से देखे, वही हमारा एक्चुअली खुशी है, वही हमारा जो है ना हमारी इनकम वही बोल सकते हो। बिल्कुल, फिर पेशेंट्स की सक्सेसफुल जो है डिस्चार्ज होना पेशेंट हो ये। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा इस जर्नी में खुशियाँ की तो बात हुई थी, ऐसा कोई इमोशनल ब्रेकडाउन आपकी लाइफ में ओवरऑल जर्नी में कि ये पेशेंट के पीछे आप बहुत मेहनत की, लेकिन अल्लाह की तरफ से बोल सकते हैं कि उसकी बचने की एडमिशन है, कोई फैमिली इमोशनल मोमेंट आप पे जर्नी में आया था? नहीं, अगर मैं बस उस तरीके से मैं हुआ बोले तो फिर मेरा मैं अपने आप को नौज़ुबिल्लाह मैं खुदा मान लूँगा फिर। अरे! मैं कैसे बचाया नहीं। वो जो पेशेंट बचना है वो बचेगा, जो जिसको मौत तो हक़ है यही पता। ऐसा इमोशनल ब्रेकडाउन की मौत नहीं, जिस मौत जो है ना वो मुकर्रर है हर इंसान का। डॉक्टर एक ज़रिया है, वो समझना ज़रूरी है लोगों को भी, क्योंकि पेशेंट डेथ होने के बाद कई हॉस्पिटल में लोग बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं कि तुम्हारी नेग्लिजेंसी से हुआ, उससे हुआ, इससे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे पास कोई नेग्लिजेंसी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपका भी अक़ीदा अल्लाह पे रहना चाहिए। आप दुबई, सऊदी में रहते हैं, आपको पता है वहाँ पे तो ये बात ही नहीं है, जैसे ही डेथ होता है लेके जाना। कुछ वहाँ पे कुछ भी वहाँ पे प्रॉब्लम करे जैसे नहीं। यहाँ पे इंडिया में आप देख सकते हैं कि काफ़ी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को जो है ना बहुत पेशेंट डेथ, मतलब यू हैव टू गिव 100% मतलब बचाना ही है पेशेंट को। मैं खुदा नहीं हूँ भाई, मैं यही बोल देता हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ, मेरे हाथ से नहीं होता। मैं मेरी हर कोशिश मैं करूँगा, लेकिन आई कांट गिव यू गारंटी टू सेव द पेशेंट। लेकिन आपको मुझ पे ट्रस्ट है तो आप मुझ यहाँ पे ट्रीटमेंट ले लो। आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर आप कोई भी हॉस्पिटल जाओ जहाँ पे आपको भरोसा देगा। अगर आपको कोई 100% भरोसा देगा तो फिर वो गलत है। सही नहीं, यहाँ अपनी कोशिश करेंगे। देखिए एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, बड़े-बड़े सर्जरीज़ रहते हैं, पेशेंट को जो है ना इतने मल्टीपल इंजरीज़ रहते हैं। ये हर चीज़ रहने के बावजूद भी हम लोग कोशिश तो ये रहेगा ना, डॉक्टर क्या चाहता है? पेशेंट को मारना है या बचाना? ठीक है। पेशेंट को बचाना ही पेशेंट का एम रहता है, बट उस एम वो समझना चाहिए अटेंडर्स को, है ना? बिल्कुल, सुनो मतलब इसके कोविड एक आपकी लाइफ जैसे हॉस्पिटल कार्ड होने के और शायद ही कुछ ही साल में कोविड 2 ही महीने को पिटाया, बहुत बहुत रिस्क पीरियड था। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा में वो सबसे बड़ा प्राइवेट कोच है तो मेरा ही था। आपको
सत्या हॉस्पिटल को हम लोगों ने जो है ना लेके 3 मंथ्स तक वो है ना मन्नूर कोविड सेंटर बोल के लाके 40 बेडेड था, 40 बेड में 20 बेड मैंने गवर्नमेंट को ही दिया था, क्योंकि दैट वाज़ द रूल दैट यू हैव 40%। तो काफ़ी हॉस्पिटल जो है ना 20 बेड, 12 बेड वैसे लिए थे, लेकिन फिर 40 बेड लिया था। सबसे बड़ा कोविड सेंटर था हमारा उस टाइम पर। अल्हम्दुलिल्लाह 280 या 300 पेशेंट्स थे। जो गवर्नमेंट रेट दिया था 25 का, उससे कम में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी भेजा हूँ। आज तक जो है ना एक भी पेशेंट का कंप्लेंट नहीं था उसमें कोविड में। एंड उस टाइम वो इंसानियत दिखाने का टाइम का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिखाया, इसलिए अल्लाह ताला ने आज मुझे ये नाम दिया अभी तो मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, कोविड के टाइम पे इतने खतरनाक क्राइसिस आए हुए थे मेडिकल इंडस्ट्री में कि नर्सिंग स्टाफ स्ट्रगल कर रहा था, कुछ ऐसे स्टाफ थे जो आगे बढ़कर कर नहीं पा रहे थे, तो उस टाइम पे स्टाफ को कॉन्फिडेंट रखकर लेकर चलना आपके लिए कितना मुश्किल था? देखिए, मैं कोविड स्टार्ट होने में एक मीटिंग लिया, मैं यही बोला देखो अभी कोविड ये इतना सेकंड वेव जो था ना दैट वाज़ वेरी, वेरी डेंजरस, बहुत ही जो है ना कंटेजियस था। तो मैं वही बोला कि अगर इतने स्टाफ में किसी को भी कोविड हुआ तो मैं आपको घर में बिठा के मैं आपको सैलरी दूँगा बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने एक 8 से 10 स्टाफ मेरे कोविड पॉजिटिव हो गए, उन लोगों को घर में बिठा के मैंने सैलरी दिया हूँ। क्योंकि उनको कोविड हुआ कैसे हॉस्पिटल में? सही हाँ, ट्रीटमेंट करते डर पे ही हुआ ना, तो आई हैव गिवन देम ट्रीटमेंट एंड अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टाफ को मैं 3 टाइम का जो है ना खाना फ्री में दिया हूँ। स्टाफ को भी एंड योर पेशेंट को भी फ्री में अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम खाना फ्री में हाइजीनिक विथ हाइजीनिक विथ मिनरल वाटर आल्सो वी आर गिवन। एंड उस टाइम पर मुझे भी खुद कोविड हुआ, 5 टाइम्स पॉजिटिव आया, जाके 6th टाइम पर मैं नेगेटिव हुआ। तो वेरी इट वाज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट पीरियड अल्हम्दुलिल्लाह, बट अल्लाह ताला ने हमें एंड पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑक्सीजन का तो इतना डिफिकल्ट मोमेंट था उस टाइम पे, क्योंकि अभी मैं हॉस्पिटल डाल के ही 2-3 महीने नहीं हुआ था, फिर कोविड आ गया। तो उस टाइम पर जो ना मैंने ये भी हॉस्पिटल मेरा जो मनोर हॉस्पिटल यहाँ पे जो बारेल सर्कल पे है, वो उसको ट्रॉमा सेंटर ही रखा था मैं। जी। आई डोंट वांटेड टू चेंज दैट कि ये कोविड हॉस्पिटल हो गया। तो इसलिए दूसरा हॉस्पिटल हम लोग कोविड स्टार्ट करके मनोर हॉस्पिटल को सिर्फ ट्रॉमा सेंटर बोल के हम लोग रखे थे। यहाँ पे भी स्टाफ को मैनेज, वहाँ पे भी स्टाफ को मैनेज। एक स्टाफ जो है ना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो फर्स्ट डे 1 से आज तक वही स्टाफ है। हाँ, थोड़े बहुत हम लोग अपग्रेड होते जाते हैं, लेकिन स्टाफ अल्हम्दुलिल्लाह तो आप उनको अच्छा कॉन्फिडेंस अपने एक फैमिली मेंबर के जैसा आप रख लेंगे। उनके उनके सुख और दुःख में आप साथ में रहेंगे, उनको कुछ हेल्प करेंगे जब भी प्रॉब्लम है, तो कोई मेरे हिसाब से जो है ना वो छोड़ के नहीं जाएँगे। बिल्कुल। अच्छा, इसके कोविड कोविड के बाद जब जर्नी अभी ओवरऑल देखी जाए, तो हेल्थ सेक्टर में जिस तरीके से आप यंग हैं, आप अपने आप को फिट रखते हैं और मैंने देखा है आप फिटनेस के लिए सीरीज़ भी चला रहे हैं। तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, इस पॉडकास्ट के ज़रिए यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे फिटनेस को लेके? यंगस्टर्स को नहीं, एल्डर को भी एंड इवन ओल्ड एज को भी, सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जिम करना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है जैसे कि आप डेली खाना खाते हैं, तो उस तरीके से डेली 3 टाइम खाना खाते हैं, तो एक टाइम जो है ना उसको भी खाना समझिए। जिम टू जाना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो है ना हेल्थ का कॉस्टली होते जा रहा है। अगर आपको बीमारी नहीं चाहिए तो आप अपने आप को फिट रखो ना, फिर क्यों फिट नहीं रखते आप? हाँ, व्हेन यू गो टू द जिम यू कीप योर मेंटल हेल्थ आल्सो गुड एंड फिजिकल हेल्थ आल्सो गुड। जब आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपके डिसीजन मेकिंग अच्छे होंगे। आप यू कैन गिव योर गुड टू योर फैमिली, यू कैन गिव योर गुड टू योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स। जब आपका दिमाग ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप जो है ना चिड़चिड़ापन रहेंगे। मतलब यू कांट मेंटेन योर गुड रिलेशनशिप विद द पीपल आल्सो। सो फिटनेस ये बहुत ज़रूरी है। मैं खुद जो है ना इतना बिज़ी शेड्यूल में भी मैं अपना कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को जिम को जाना। अब सोचते लोग नहीं मैं वॉकिंग करता हूँ, मैं वो करता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो दैट वर्क्स आउट। आपको जैसा एक फैमिली डॉक्टर है तो एक फैमिली फिजिकल ट्रेनर भी चाहिए मेरे हिसाब से। एक ट्रेनर रहे तो आपको जो है ना आपको गाइड करेंगे, क्योंकि थोड़े मसल्स को जो है ना थोड़े स्ट्रेंथ चाहिए। तो इंसान को जो है ना बेसिकली जब इंसान हेल्थ इज़ वेल्थ जो पहले से बचपन से हम ये सुनते आए हैं, तो दैट इज़ कहीं न कहीं दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो इस बात को समझ लिया हेल्थ इज़ वेल्थ, तो मतलब उसकी लाइफ जो है ना सेट बोल सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ एक हमारे कम्युनिटी में है, हैदराबाद कर्नाटक रीजन में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है। 2 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, दोनों चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आप बहुत टाइम लेकर ब्रीफली एक्सप्लेन करें हमारे कम्युनिटी को। सबसे पहली चीज़ है ओवरऑल रूटीन, लाइफ रूटीन की एक बात है। दूसरी चीज़ है फूड कंज़प्शन, कि किस क्वालिटी का और किस हिसाब का खाना इंसान को हेल्दी रखता है और कौन-सी लाइफ रूटीन है जो इंसान को हेल्दी रखती है? जी। तो आप रूटीन के बारे में बात कर रहे थे, तो आप खुल के क्वेश्चन नहीं पूछ सके कि रात में तो जाग रहे। हकीकत है, देखिए रात में स्पेशली जो हैदराबाद कर्नाटक के रीजन के लोग हैं कि 3, 4, 5 बजे तक जागना। मैं खुद भी जागता हूँ पेशेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ काम नहीं है,
बगैर काम के आप पूरी रात भर जाग रहे हैं तो जो है ना ये सरासर गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है डे एंड नाइट। नाइट इज़ टू स्लीप, डे इज़ टू वर्क। तो उस चीज़ को जो है ना रखना ज़रूरी है। एंड हम लोग भी खुद जो है ना, मैं भी जब यंग था तो मैं खुद भी जो है ना रात में होटल जाना, चाय पीना, ये सब चीज़ें थे। अब मैं वो पीस से आया हूँ, लेकिन मैं वो गलत करके आया हूँ, तो मैं अभी गलत को सपोर्ट नहीं कर सकता। जी। इतनी रात में आप ईशा की नमाज़ हो गई तो इमीडिएटली जो है ना सोने की तैयारी करना चाहिए। सो 10-11 बजे तक अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा-थोड़ा तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए। क्योंकि ये जो डेली-डेली जो रूटीन में हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। रात भर जागना, दिन भर सोना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। वो क्योंकि ये आपके हेल्थ को कहीं न कहीं आपको आज नहीं तो कल ये असर करेगा ही करेगा। तो एक स्लीप जो अपने वक़्त पर ये सूरज अपने वक़्त पे ही ठीक है निकलता है एंड डूबता भी अपने वक़्त पर है। तो हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर किया गया है, तो उस चीज़ को जो है ना ज़रूरी है। जब यंगस्टर्स नहीं सुनते हैं तो घर में पेरेंट्स को चाहिए कि आप अपने बच्चे को देखें किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। यही जो है ना जाके आपका उनका छोटा भाई देखेगा, उनके फ्रेंड्स देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तो किधर जो है ना ये इफ़ेक्ट हो ही रहा है हेल्थ को। तो यंगस्टर्स को जानना ज़रूरी है कि बिकॉज़ ऑफ नॉट गुड स्लीप नाउ यंग पेशेंट्स वी आर सीइंग ऑफ हार्ट अटैक जो हो रहा है यंग पहले तो बुढ़ापे में देखते थे हार्ट अटैक। अभी ये हमारे एरा में इतने 30 एज, 32 एज, 28 एज, दिस इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रेस एंड बिकॉज़ ऑफ नॉट गुड स्लीप। एक साउंडफुल स्लीप जो बहुत ज़रूरी है अपने हेल्थ को अच्छे रखने के लिए। अच्छा, ये डाइट फूड रूटीन जो है, फूड कंज़म्पशन जिस हिसाब से है, उसके ऊपर भी जी, थोड़ा-सा था। देखिए फूड यूजुअली तो जो है ना हमको खाना घर में ही है, क्योंकि घर का खाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने आप से जो है ना हाइजीन वगैरह मेंटेन करते हैं। हम होटल्स में खाते हैं, ठीक है, आप जाइए वीकली वन्स या फिर 15 डेज़ वन्स जाइए, बट डेली-डेली बाहर खाना इट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ। एंड तमाम फूड इंडस्ट्री के रेस्टोरेंट लोगों से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी खाना बना रहे हैं, आप अपने घर वालों को खाना खिला रहे हैं बोल के सोच के आप खाना बनाइए। अवॉइड पाम ऑयल, अवॉइड मैदा, ये जो चीज़ें हैं मैं भी अपने हेल्थ विद डॉक्टर फारूक नूर बोल के जो एपिसोड स्टार्ट था उसमें मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत डेंजर हैं। पाम ऑयल इज़ वेरी, वेरी डेंजर एंड मेनी थिंग्स आर देयर, जैसे कोक है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो पेप्सी एंड ऑल दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। उसमें कुछ न्यूट्रिशनल कुछ भी इसमें नहीं है। दैट इज़ ऑल वेरी बैड। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादातर बॉइल्ड खाने की सोचिए। आप ज़्यादातर जो है ना तले हुए चीज़ों को जो है ना अवॉइड कीजिए, ऑयली फूड अवॉइड कीजिए। ये आपका जंक फूड जो है पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स, these all things they will bring you diabetes, they will bring you hypertension, they will bring cardiovascular diseases, they will spoil your kidneys, they will spoil your liver। ये सब चीज़ें जो है ना आपके बॉडी को जो है ना ये कर रही है एंड काफ़ी चीज़ें जो है ना कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक माने कैंसर करने वाली चीज़ें हैं, जो हम बाहर खाने की चीज़ जैसे ये टेस्टिंग पाउडर है, दीज़ ऑल थिंग्स आर वेरी डेंजरस। टेस्ट अच्छा देने के लिए कुछ भी करके जो है ना आपको खिलाया जा रहा है। कलर, ये जो कलर्स आ रहे हैं, ऐड कलर्स हैं। ये सब चीज़ें बहुत डेंजर है एंड ये फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, जो ये सब चीज़ें जो है ना कैंसर कॉज़िंग एजेंट्स है। तो फूड इंडस्ट्री के लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए जी। एंड जितना हो सके उतना घर में खाने खाने की कोशिश कीजिए। हम लोग भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता है तो एटलीस्ट वीकली वन्स या 15 डेज़ वन्स। कर सकता है। अच्छा, वापस आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर वापस से स्पेसिफिकली जो डॉक्टर्स अभी एमबीबीएस कंप्लीट कर चुके हैं, जो एमएस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए क्या आपका नुस्खा है? क्या आपके टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो सबसे पहले फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग ही अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आजकल के जो मेडिकल फील्ड में देख सकते हैं कि एमबीबीएस कंप्लीट होना है, फिर एमएस होना, फिर एमसीएच, डीएम होना है, मतलब बड़े डिग्रीज़ इतने हैं कि 10 टू 15 इयर्स आपको इसी में स्पेंड करना पड़ रहा है। कॉम्पिटिशन भी इतना हाई है। तो इस चीज़ में आप सबसे पहले बैकग्राउंड एक बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ऐसी हाँ, मतलब आप मुझे कुछ भी पूछेंगे तो आई शुड बी एबल टू आंसर यू। तो एक मेडिकल स्टूडेंट को पहले बेसिक नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये सोचते हैं कि मैं आराम से कर दूँगा, मैं वो आराम से कर दूँगा, मेरे पास ये है, वो सब नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज़ बेसिक नॉलेज। सेकंड थिंग, डॉक्टर को जो है ना लोग एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट दर्जा दिए हैं सोसाइटी में, इसलिए दिए हैं क्योंकि आप एक ह्यूमैनिटी सर्विस है ये।
तो उस चीज़ जो वो हमारी बेसिक ये है, स्ट्रेंथ है। क्योंकि लोग इज़्ज़त दे रहे हैं तो आपको एक आपका एक जो आपकी रात की नींद पेशेंट आएगा, रात की नींद छोड़ना है, 24 आवर्स आपको फ़ोन आएगा, आपको अटेंड करना है एंड आप एक इंसान को एक जान बचाना है, एक पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर वो जो कुरान शरीफ में दिया है, हाँ, क्यों दिया है? इतना बड़ा मर्तबा क्यों है? इसको समझिए। सो दैट बेसिक जो ह्यूमैनिटी रहना चाहिए एक डॉक्टर के अंदर, उसको नहीं भूलना चाहिए। तो फर्स्ट एक बेसिक नॉलेज जो मतलब बेसिक नॉलेज मतलब बुक मतलब पढ़ना चाहिए तुमको। जस्ट पास होने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। यू शुड हैव ए गुड नॉलेज। ये पेशेंट आए तो क्या करना है? इस ये पेशेंट आए तो क्या करना है? ये इमरजेंसी केस में कैसे हैंडल करना है? डायग्नोसिस कितना अच्छा करना है? ये अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली रिकवरी ये चीज़ को याद रखना है। तो फर्स्ट नॉलेज, सेकंड ह्यूमैनिटी एंड थर्ड ट्रस्ट ऑन अल्लाह। सही। आप ऊपर वाले भगवान पे छोड़िए। अल्लाह, भगवान, ईश्वर ये जो भी मैं फॉर एनी कम्युनिटी आप भगवान पे बिलीव कीजिए कि आप अपना 100% दीजिए। अच्छा, एक ये मूवी भी आई थी डॉक्टर्स, जिसमें बताया गया था इसमें होता है कि अगर अपने खुद की फैमिली की सर्जरी करे तो उसके हाथ काँपते हैं। तो वो जो फ़ियर होता है डॉक्टर्स में, उसको निकालने के लिए आप क्या कहेंगे? कि खून को देखकर लोग कभी डर जाते हैं, लोग मेडिकल स्टूडेंट्स भी होते हैं, कभी बेहोश होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, तो फर्स्ट में होते हैं, सब पहला दिन, दूसरा दिन में होते हैं, बट दैट इज़ नॉट द एक्चुअली फैक्ट। एमबीबीएस वही लेते हैं जो इंटरेस्ट रहता है। जी। वो तो सब फ़िल्मी बातें हैं। फ़िल्म में बहुत कुछ दिखाते हैं लेकिन वैसे रियल में नहीं होता है। बहुत बहुत रेयर है। जी। अच्छा, इसके अलावा कि लाइफ़ में इस इंडस्ट्री में जैसे डॉक्टर बनने के लिए लोग आए हैं, फिर सोचते हैं जैसे आप बताएँ बहुत कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, क्या इंडस्ट्री में पोटेंशियल नहीं है, क्या करके फ़ायदा है? तो जो नेगेटिव हो रहे हैं इस इंडस्ट्री से, उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहें? देखिए अभी भी इंडिया में जो है ना डॉक्टर पेशेंट रेशियो बहुत ही लो है, बहुत ही लो है। अभी डॉक्टर बन के आप जो है ना इंडिया में भी वर्क कर सकते हैं, आप बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रूरल में इतना कमी है डॉक्टर्स की, इसीलिए आपको जो है ना ये जो बगैर डिग्री के डॉक्टर्स आपको देख रहे हैं, इसीलिए है क्योंकि हम डॉक्टर एमबीबीएस लोग जो रूरल में नहीं जा रहे हैं। जी। रूरल में जाके अप्रोच करना चाहिए। अगर यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपको ज़्यादा दिख रहा है तो लॉट ऑफ स्कोप, ऐसा नहीं है। बट आपका सैटिस्फैक्शन कहाँ तक है वो इम्पोर्टेंट है ना। मतलब आप मैं कितने में सैटिस्फाई हो रहा हूँ, आप कितने में कॉम्पिटिशन कब बोल रहे हैं, बिल्कुल। है ना? क्या आपको कितना चाहिए सैलरी? वो भी तो है ना, ऐसा नहीं है। तो एट द एंड फाइनेंशियल गोल्स की तरफ से जहाँ पे आपका अटैचमेंट होता है, वहाँ पर आपका फुलफिलमेंट होता है। अच्छा, उसके अलावा डॉक्टर साहब, आप हमारे व्यूअर्स को जो ये देख रहे हैं सेशन, जो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रहे हैं आगे, या फिर मेडिकल स्ट्रीम में अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या ऐसे गोल्डन नगेट्स या फिर ऐसे कोई सीक्रेट टिप्स जो आप अपनी लाइफ में अपनाए हैं, उन लोगों को जो देना चाहती हैं? देखिए मैं एज़ ए मिडिल क्लास मैन हॉस्पिटल स्टार्ट करना कोई इतना आसान बात नहीं है। लेकिन मैं जब हॉस्पिटल स्टार्ट किया हूँ तो उससे पहले भी मैं एक ग्राउंड बनाया था। मैं शाहपुर में वर्क किया हूँ, मैं जेवर्गी में वर्क किया हूँ। तो एटलीस्ट मैं बेसिकली एक 2 टू 3 इयर्स में लोगों के बीच में जाके वर्क किया हूँ। तो मेरा भी एक पेशेंट बेस था। मतलब मुझे खुद एज़ अ डॉक्टर फारूक बोलते मुझे पहचानते थे। हॉस्पिटल डालने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो कोई भी अगर हॉस्पिटल स्टार्ट करना है तो फर्स्ट यू हैव टू वर्क समवेयर, यू मेक योर ओन पेशेंट्स। ये उन लोगों के लिए मिडिल क्लास लोगों के लिए। बाकी जो पैसे वाला है उसको तो अपने पिताजी का पैसा है वो तो लगाएगा, उसको ना फेल्योर का टेंशन है ना उसको कुछ चीज़ का टेंशन है। ये तो सिर्फ़ मैं जो लोग उनके पास पैसा नहीं, जो गरीब फैमिली से है, जो मिडिल क्लास फैमिली से है, आप लोग अगर रिस्क लेकर आप हॉस्पिटल ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं। बट मेक फर्स्ट गुड बेस, आपका गुड बैकग्राउंड में जो है नाम रहना चाहिए, आपके खुद के पर्सनल पेशेंट्स रहना चाहिए, जो आपके ऊपर ही भरोसा करते हैं। आज बैंगलोर में भी मेरे पेशेंट्स हैं जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में रहते हैं, लेकिन वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं। मतलब एक ट्रस्ट रहता है डॉक्टर, मेरा ये फ डॉक्टर फारूक मतलब मेरे फैमिली डॉक्टर है, ये जो बोले मैं करूँगा। ऐसे आपके कितने पेशेंट हैं भाई? सही। देन यू गो एंड थिंक अबाउट द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल्स, यस। अगर बीबर का इन स्पेसिफिक यहाँ की बात की जाए, क्योंकि आप का एक और एक कैंपेन मुझे जब मैं देख रहा था, तो वो भी कैंपेन आपके सामने आएगा, एचआईवी को लेकर भी आप बहुत फोकस्ड हैं। तो उसके उसके अवेयरनेस के बारे में या फिर उसके बारे में क्या कहेंगे जो कैंपेन आपका चल रहा है? देखिए एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जो एक स्टिग्मा मानते हैं लोग। तो कोई भी खुल के जो है ना ट्रीटमेंट नहीं लेता है एंड ये भी जो है इंडिया में काफ़ी फैल रहा है। तो इट इज़ लकीली इंडिया इज़ थर्ड नॉट फर्स्ट इन एचआईवी। सो एचआईवी के एवरी ईयर एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है दिसंबर 1 को एचआईवी डे के दिन।
3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम को गवर्नमेंट के साथ मिलके मैं कर रहा हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह एवरी सिंस 3 इयर्स आई एम गेटिंग अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एवरी एवरी ईयर आई हैव गॉट सिंस 3 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं एक वर्क कर रहा हूँ। मैं बेसिकली मेरा टारगेट ट्यूबरकुलोसिस है, एचआईवी है, डायबिटीज़ है, ये इन फील्ड में जो है ना वर्क करता हूँ। ये छोटी क्लीनिंगनेस में भी आई वाज़ द फर्स्ट डॉक्टर हू वाज़ मेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान। मैं खुद हमारे स्टाफ को लेके जो है ना रोड्स पे जाके हम लोग साफ किए। जी, हाँ, गिराने के लिए नहीं, एक्चुअली हम लोगों ने बहुत काफ़ी सारे एरिया में जाके साफ-सफाई किए हैं एंड सब लोग करना चाहिए। जी, अवेयरनेस आना चाहिए। है ना? स्पेशली हम देख सकते हैं हमारे एरियाज़ कितने गंदे रहते हैं, तो वहीं से जो है ना सारे इन्फेक्शियस डिसीज़ वगैरह फैलते हैं। तो ये सब चीज़ों में जो है ना आप तो दुबई में रहते हैं, क्या आप देखे वैसे एरियाज़? नहीं यार, हाँ, यही सब नहीं है हमारे लोगों में। साफ-सफाई को लेके क्यों लोग इतना सीरियस नहीं है, मुझे ये पता नहीं चलता है। तो वी हैव टू बी सीरियस अबाउट दैट। बिल्कुल ये एक रूट कॉज़ है जहाँ पे डिसीज़ेज़ पैदा होते हैं, वही रूट कॉज़ को ख़त्म करने की हमारे इसमें सख्त ज़रूरत है, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी जब आपकी स्टाफ 80 से शुरुआत मेरे हिसाब बता रहे हैं, अभी ओवरऑल मन्नूर के अंदर 150 200 स्टाफ है अभी हमारे को, तो वेरिएशन होते रहता है। 150 टू 200 स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल इमरजेंसी केसेस हम लोग लेते हैं, कोई भी पेशेंट आने को हम लोग अटेंड करते हैं। 10 वेंटिलेटर्स हैं, आईसीयू स्टाफ अच्छा है, एमडी एनेस्थीसिया डॉक्टर राउंड द क्लॉक हॉस्पिटल में रहते हैं। कोई भी पेशेंट है तो इमीडिएटली अटेंड एमडी डॉक्टर वहीं पे रहते हैं एंड जो भी हमारे कंसल्टेंट हैं वो इमीडिएटली आते हैं। जैसा ऐसा नहीं कि रात में पेशेंट एडमिट हुआ सुबह आके देखे, ऐसे डॉक्टर्स ही नहीं चाहिए मुझे। जी, अभी पेशेंट आया तो विदिन 5-10 मिनट्स तो डॉक्टर रहना चाहिए। नहीं, वो ऑलरेडी ये इमरजेंसी के लिए तो हॉस्पिटल में ही रहते हैं। बाकी दूसरे डॉक्टर भी इमीडिएटली आना चाहिए। तो वैसा टीम बनाया हूँ एंड पूरे एम्प्लॉइज़ भी जो है ना डेडिकेटेड है हमारे पास। सबको एक ह्यूमैनिटी का मतलब कैसा है देखिए एक एक कम्युनिटी मतलब कि 10 लोग अच्छे हैं तो साथ में 11वाँ आदमी भी अच्छा ही बन जाता है। तो सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक सर्विस ओरिएंटेड लोग हैं। ह्यूमैनिटी को ज़्यादा जो है ना प्रेफ़र करने वाले लोग हैं। बिल्कुल इसके अलावा अगर आपकी टीम में से कोई एक स्पेसिफ़िक नाम लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप समझते हैं नहीं ये बंदा बहुत अच्छा है जो टीम को मैनेज करके चल रहा है। आपके स्टाफ में होता है एक नाम लिए तो बस के लिए वही लोग से इंडिकेशन है सब। बड़ा लोग बोल सकता हूँ हम, इतने लोग अच्छे हैं हमारे स्टाफ। इसीलिए तो एक कभी भी देखिए डॉक्टर फारूक मनूर हॉस्पिटल चला रहे तो उनकी वजह से बोल के नहीं, मेरा पूरा टीम है उसी के लिए आगे मैं आगे जा रहा हूँ। अभी आज मैं बैठ के आपकी सुकून से बात कर रहा हूँ तो ये हॉस्पिटल में टीम जो है ना दे आर मैनेजिंग वेल हेल्प है ना। तो 100% में 90% तो वो खुद मैनेज करता है, 10% कहीं ना कहीं हमको जाके थोड़ा असिस्ट करना पड़ता है, थोड़ा लोगों को बोलना पड़ता है, तो वो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसके अलावा फारूक मुन्नूर साहब का फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या डेवलपमेंट्स या फिर क्या माइंड में है जो कम्युनिटी के लिए हो या फिर इन टर्म्स ऑफ मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतना आगे बढ़ाए, इतना पैसा दे कि मैं एक फ्री हॉस्पिटल चलाऊँ। सत्य साई हॉस्पिटल जैसे चलता है बैंगलोर में, फ्री चलता है, वैसा इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है। ये फ्री ट्रीटमेंट हो इंशाल्लाह, हम कोशिश को कंप्लीट वही एक एफबीएस, पीबीएस में लाइफ टाइम फ्री क्या सही। अगर डेली 50 पेशेंट के है तो एक्चुअली बहुत कॉस्ट होता है, लेकिन मैं हिम्मत किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे इसमें आगे बढ़ाए। दूसरे फर्म्स भी हैं हमारे, तो उस फर्म्स में अगर मैं कमाऊँ तो मैं हॉस्पिटल में जो है ना फ्री सर्विस देने की मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा। अभी तो बहुत ऐसा ये दौर इतना महँगे का दौर है, बिल्कुल एंड डॉक्टर्स का सैलरी रहता है, स्टाफ का सैलरी एंड एवरी ईयर यू हैव टू इंक्रीमेंट। हॉस्पिटल पे भी रेंटेड है हमारा तो रेंट रहता है, वो बहुत काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी मेरा एक एम है, विज़न है। आज नहीं 5 साल या 10 साल, 15 साल कभी ना कभी या फिर मैंने तो मेरा बेटा तो या हमारे बेटी कोई भी जो है ना एक फ्री हॉस्पिटल दिलाने की मेरी ख्वाहिश है। इंशाल्लाह वो विज़न इज़ टुवर्ड्स दैट। अच्छा, इसके अलावा अभी आपने एक छोटी-सी मेरे लिए और एक 2-3 सवाल के लिए रोड ओपन किया है कि और भी आपके पास फर्म्स हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात की जाए तो यूथ्स के लिए और कौन से बिज़नेस स्ट्रीम आप बोलते हैं कि इस पे भी फोकस करना चाहिए? देखिए खुद इस्लाम में ये बताया जाता है कि बिज़नेस को ज़्यादा ये दिया गया है, तवज्जो दिया गया है। एवरीवन शुड ऑप्ट बिज़नेस बोल के बोला है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला भी एक फाइनेंशियल स्टेबल आदमी को पसंद करता है, ना कि कोई जाके भीख माँगने वाले को पसंद नहीं करता अल्लाह ताला। जी, सही बोल रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल हो सकता है। मैं सुना था तो सी वन्स योर फाइनेंशियल स्ट्रांग देन ओनली यू कैन हेल्प 10 पीपल। अब 10 लोगों को हेल्प कैसे करेंगे जब आपके पास कुछ रहा होगा हेल्प करेंगे ना। तो जब मैं ये सोचा हूँ कि मेरे से जो है ना पूरे गुलबर्गा के गरीब लोगों को हेल्प होना है तो मैं भी तो स्ट्रांग बनूँ। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जैसे कि रियल एस्टेट है और बहुत से फर्म्स हैं
जो आप वहाँ पे जो है ना आपका स्कोप है, वहाँ पे आप जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। अर्न के आप मेहनत कीजिए, आप हलाल तरीके से कमाने की कोशिश कीजिए एंड जो है ना आप अपने आप को जब स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आगे चलकर जो है ना आपको ये कहीं न कहीं जो है ना आप 1 से 10 लोगों को हेल्प करेंगे और वो 10 लोग 100 लोगों को हेल्प करने की सोचिए। बिल्कुल। हाँ, तो एंडिंग नोट्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इन स्पेसिफिक गुलबर्गा, कर्नाटका को जब हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और ओवरऑल हमारे कर्नाटका के बाहर भी व्यूअर्स हैं, तो सबके लिए ओवरऑल एक क्या मैसेज पैगाम आप देना चाहेंगे इन स्पेसिफिक हेल्थ सेक्टर हो और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर? देखिए, वही बोल रहा हूँ मैं, आप अगर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो आप पैसा कमाना बोल के मत सोच के आइए, आप एक सर्विस बोल के सोच के आइए। आप सर्विस बोल के सोचिए, आप लोगों को लगा लीजिए, गरीब लोगों के पास जाके बैठिए, आप उनका घर देखिए, आप उनके पास पर्सनली मैं खुद पर्सनली काफ़ी घरों को विज़िट किया हूँ, मैं देखा हूँ कि एक्चुअली ये गरीब है, नहीं है। मैं बहुत पर्सनली भी जाके देखता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो एक्चुअली दे कांट अफोर्ड तो लेकिन लोगों की ख्वाहिश को रहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखाएँ। तो एक डॉक्टर को जो है ना पहले ट्रीटमेंट जो हमारे हॉस्पिटल में यही है कि आप कोई भी इमरजेंसी पेशेंट है फर्स्ट इसको ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद में जो है ना पैसे की बात आती है कि वो ऐसा नहीं है जो पिक्चर में बताते हैं क्योंकि ऑलरेडी मूवीज में तो डॉक्टर्स का नाम बहुत खराब कर दिए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम बहुत खराब है, कमर्शियल 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 बोल के हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स का नाम बहुत खराब कर दिया है। तो ये जो माइंड सेट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है आज हमारे पास। तो डॉक्टर्स को चाहिए कि आप फर्स्ट प्रेफर टू दी ह्यूमैनिटी, आप इंसानियत इंसान के अंदर रहना चाहिए, जभी जो है ना आप डॉक्टर बनने का सोचना चाहिए। हालाँकि मैं पैसे कमाने के लिए मैं इससे कमाऊँगा बोल के सोच के नहीं आना चाहिए। ठीक है, पैसा तो ज़रूरी है क्योंकि ये भी आजकल एमबीबीएस सीडी जो है ना 1.5 2 करोड़ में जो है ना जा रहा है प्राइवेट में एंड स्पेशलिटी कोर्सेज़ भी इतना महँगा है, सुपर स्पेशलिटी करना है एंड गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है। तो ये सब चीज़ें हैं, नहीं बोल के नहीं तो फर्स्ट यू हैव टू बी एंड गिव प्रायोरिटी टू ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी देन यू थिंक ऑफ अदर थिंग्स मैं क्यों बोला था। अगर नहीं मुझे तो सिर्फ कमर्शियल देना है, तो आप मेडिकल फील्ड मत चाहिए। ये अच्छा पैगाम है कि अगर आपको कमर्शियल ही सोचना है तो मेडिकल फील्ड में मत आइए। और भी बहुत सारे स्ट्रीम है जहाँ पे आप कमर्शियली कर सकते हैं। अगर आपको मेडिकल फील्ड में आना है तो टेक योर ह्यूमैनिटी फर्स्ट देन एवरीथिंग कम्स नेक्स्ट। ये पैगाम के साथ हम हारूनूर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं हमारी तमाम टीम की तरफ से जिन्होंने अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर हमें टाइम दिया। और उम्मीद है कि फारूक मुन्नूर साहब की एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, फिर क्लिनिक स्टार्ट किया केरला में, फिर वहाँ से शाहपुर तालुका में उन्होंने 1000 से ज़्यादा अ, लोगों के सर्जरीज़ किए। फिर उसके बाद एक रिस्क लेकर, बड़ा रिस्क लेकर लोगों की सर्विंग के लिए उन्होंने बन्नू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्टार्ट किया। 80 प्लस स्टाफ्स के साथ उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद आईसीयू स्टार्ट किया। आज 200 प्लस इनके स्टाफ्स हैं और उसके साथ तो गुलबर्गा में कई एक सोशल सर्विसेज देते आ रहे हैं। तो ऐसे बड़े अचीवमेंट को हमारी टीम और मैं पर्सनली अप्रिशिएट करने के लिए आज हमने फारूक मुन्नू साहब को मदऊ किया और उन्होंने हमारी दावत को कबूल की। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी हम आपसे लेते हैं अलविदा। फिर एक बार हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और अचीवमेंट्स के साथ, एक नहीं कई एक अचीवमेंट्स के साथ, कई एक सोशल एक्टिविटीज़ के साथ और कम्युनिटी के जैसा आपका विजन है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छा हॉस्पिटल ओपन करें जहाँ पे फ्री सर्विस आप दे सकें। एंड इसी के साथ हमारे व्यूअर्स के साथ भी हम चाहते हैं कि हमें इजाज़त दें। फिर एक बार मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अलविदा, खुदा।